नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक जोशी आप सभी का लेट्स वॉक टॉक में स्वागत करता हूं। आज लेट्स वॉक टॉक का 8वां एपिसोड है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लेट्स वॉक टॉक के हर एक एपिसोड में एक सामान्य जन के महत्व का और उनके जानने योग्य मुद्दा लेके आते हैं। पिछले ही एपिसोड में हम डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा लेके आए थे और इससे संबंधित लॉज पे हमने डिस्कशन किया था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं विमेन्स राइट की बात उसमें हमने की थी। आज एक ऐसा मुद्दा हम लेके आए हैं जिस मुद्दे पे जो मुद्दा है तो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन उस मुद्दे पे लोग थोड़ा बात करने से संकोच करते हैं या बहुत ज्यादा एक्टिविज्म नहीं है। आज का मुद्दा है मेंस राइट का, मेल के क्या अधिकार हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है जेंडर लॉज एंड मिसयूज। डू मेन नीड राइट्स? जब हम जेंडर लॉज की बात कर रहे हैं तो हम डोमेस्टिक वायलेंस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डीवी एक्ट। उसके बाद हम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात करते हैं। उसके अलावा हमारे पास 1981 में सेक्शन 498 ए आईपीसी में ऐड हुआ। उसके बाद हमारे पास एविडेंस एक्ट में सेक्शन 113 बी है। इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ आवर दिस सेशन। लेकिन अभी जब हम पहले मुद्दे पे बात करें तो जेंडर लॉज में आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ कि क्या क्या है। जब हम जेंडर लॉज की बात कर रहे हैं तो बात आती है मिसयूज की। क्या जेंडर लॉ का मिसयूज है? तो एक डेटा मैं पढ़ रहा था, उस डेटा के हिसाब से ये जितने भी मैंने लॉज बताए, पहली बात तो ये लॉज में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ये सभी लॉ ज्यादातर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल मिलना आसान काम नहीं होता। और यदि कोई व्यक्ति जॉब करता है, काम काज करता है, तो उसकी नौकरी जाने की संभावना होती है और पाया गया है नौकरी चली भी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा है तो सोशल स्टिग्मा की वजह से, पुलिस केस चलने की वजह से उसे नौकरी मिल नहीं पाती है। यदि हम डेटा की बात करें तो जो 498 ए स्पेसिफिक आईपीसी का जो प्रोविजन है उसकी बात करें तो 9% ऑफ केसेस फाइल्ड अंडर 498 ए आर फॉल्स। ये डेटा है। उसके अलावा 77% केसेस में एक्विटल हो जाता है, साबित नहीं हो पाता कि डोमेस्टिक वायलेंस या 498 ए उस पर लागू होता है, साबित नहीं हो पाता कोर्ट में। और 14% केसेस में सिर्फ कन्विक्शन होता है। तो इसी डेटा के साथ हम चलते हैं हमारे आज के पहले पार्ट में, पहले सब टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको आज अपने गेस्ट से मिलवा दूं। थोड़ा भावनाओं में बह गया मैं, गेस्ट से मिलवाना आपको थोड़ा सा भूल गया। तो आज के हमारे पहले गेस्ट हैं शिखा शर्मा जी। हेलो। नमस्कार शिखा जी। नमस्कार। शिखा जी क्वालिफाइड सिविल जज हैं बिहार एंड झारखंड में। वेलकम टू द शो शिखा जी। थैंक यू सो वेरी मच। आज के हमारे दूसरे स्पीकर जो हैं वो हैं नियति शर्मा जी। नियति शर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करती हैं। नमस्कार नियति जी। नमस्कार। और आज के हमारे तीसरे स्पीकर हैं, उनसे हमारा थोड़ा सा संपर्क टूट गया है नेटवर्क इशू की वजह से, और वो आ गए हैं हमारे बीच में वापस। इसी बीच हमारे तीसरे स्पीकर जो हैं वो हैं अनामिका झा जी। अनामिका झा जी जो एक एसोसिएशन है, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुंबई में, उसमें लीगल ऑफिसर हैं और बिहार से आती हैं अनामिका जी। और आज अनामिका जी का पहले स्वागत करता है। अनामिका जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो दीपक। नमस्कार। हेलो। तो आज के हमारे तीनों स्पीकर आपने देखा होगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेंस राइट की और तीनों स्पीकर विमेन हैं। कमाल की बात यह है, मुझसे लोगों ने पूछा भी ऐसा क्यों। ऐसा करने की दो वजहें थी। पहली वजह, जिन महिलाओं को हमने आज बुलाया है ये महिलाएं सेल्फ मेड, अपने आप इन्होंने अपनी लाइफ में आज एक मुकाम तक पहुंचे हैं, तो ये स्ट्रगल को समझते हैं। और जो भी हमारी सोसाइटी में, ये तो मानना पड़ेगा, एक विमेन के साथ जो अपराध हुए या जो गलत रीतियां थी उनकी वजह से हमें ऐसे लॉ लाने पड़े, तो ये विमेन डायरेक्टली उनको समझती हैं। तो ये हम जैसे मेल की भी समस्या हम क्या फेस करते होंगे वो भी समझती होंगे अच्छे से, मैं आशा करता हूँ। तो अब आज का पहला जो सब टॉपिक है, मैन एज विक्टिम एंड सोशल मीडिया ट्रायल, इसको स्टार्ट करते हैं। और हमारे पहले स्पीकर होंगे शिखा जी। तो शिखा जी, ये मुद्दे पे आप बोले उससे पहले मैं दो चीज बताऊंगा। एक ट्रेंड में आजकल मी टू बहुत चल रहा था, तो जितना लॉ मैंने पढ़ा है, जी मैं जी। जितना समझ पाया उसके हिसाब से एक ट्रायल का प्रोसीजर होता है, एफआईआर होती है और उसके बाद अपनी चार्जशीट फाइल की जाती है, उसके बीच में इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर ट्रायल स्टार्ट होता है। लेकिन सोशल मीडिया में क्या होता है, मी टू हैशटैग डाला, किसी भी व्यक्ति का एनोनिमसली जी डाल दिया और अगले दिन जी तक व्यक्ति फेमस हो जाता है, जो जी सोसाइटी है उसे मुजरिम मान लेती है। और दूसरा एक जी मुद्दा अभी पिछले हफ्ते हुआ था, एक 16 साल के लड़के ने सुसाइड कर दिया था, मी टू का ही जी एलिगेशन था उस
जी तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्लीज पहले टॉपिक को स्टार्ट ओपन कीजिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच दीपक। हेलो नियति, हेलो अनामिका। एंड द वेरी फर्स्ट इशू आप जो उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या मतलब जिस तरह से महिलाओं के लिए अधिकार हमने दिए हैं उस तरह से आदमियों के लिए भी अधिकार होने चाहिए कि नहीं। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, हमारा टॉपिक है जेंडर लॉ का मिसयूज। जब भी कभी भी लॉ बनता है तो ये चीज उसके साथ आती है कि उसके मिसयूज के तरीके पहले निकल जाते हैं। तो हमेशा ही जब भी आप किसी भी दो कम्युनिटीज को बराबर करने की कोशिश में लगते हैं, और जब भी आप किसी एक को, जैसे कि यहाँ पे महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, तो महिलाओं को जब आप अपलिफ्ट करने की बात करेंगे तो डेफिनेटली आप उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ऐसे लॉ बनाएंगे जो उनको फेवर करेंगे। तो जैसे ही आप उनको फेवर करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं, जिसका प्रतिशत, जैसे कि आपने अभी एक डेटा दिया, बोला 5% जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस 5 फॉल्स होते हैं, और मैंने भी एक डेटा पढ़ा था जिसके हिसाब से करीब से करीब 48% ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस जो लगाए जाते हैं, एलिगेशंस होते हैं, वो फॉल्स होते हैं। तो उन सारे केसेस के अंदर महिलाएं कहीं ना कहीं फायदा उठाती हैं, मैं ये मानती हूँ। लेकिन महिलाओं के लिए अगर हम, या उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए अगर हम इतना सा मिसयूज जो है उसको अलाउ कर सकते हैं, मतलब क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि हमारे पास वो 95% महिलाएं जो हैं उनके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी बन जाती है। दूसरी चीज है कि जहां पर आपने कहा मेंस के राइट के लिए, दीपक आई विल लाइक अगर आप मेरे को दिखते रहे तो, या फिर मैं चारों पैनलिस्ट को देख पाऊँ तो आई वुड लव दैट। अगर महिलाओं के लिए, जहाँ, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स लाइक यू ना, इंटरैक्टिंग, ऐसा लगता है मैं खुद से बात कर रही हूँ। एनीवे, सो राइट्स ऑफ मेन की जहां तक बात करते हैं, वी ऑल हैव आवर राइट्स, राइट। हम सबके पास हमारे अधिकार हैं, और कहीं ना कहीं जितने भी अधिकार बनाए जाते हैं वो डोमिनेंस से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। वनरेबल क्लास, चाहे वो SC ST कम्युनिटीज हो गई, चाहे वो विमेन्स हो गई, चाहे वो माइनर्स हो गए, सारे के सारे राइट्स बनते हैं ताकि हम जो डोमिनेंस क्लास है, स्पेशली वो कई बार मेन होते हैं जो अथॉरिटीज में होते हैं, उनके द्वारा, वो दे आर द मोस्ट, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ प्रोप्रेटर्स कम्स फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ मेन. So men already have rights. They have rights in Article 14. They have rights in Article 15. They have rights. And I will also explain it. The second part: what are the legal rights remedies when men can take malicious prosecution होता है. आप malicious prosecution के against में जाइए. आपके साथ अगर आपको falsely accused किया गया है, आप Section 211 IPC के अंदर जाइए. वहां से आप अपने आप को किसी ने आपको अगर innocently charge, मतलब आप innocent और आपको charge किया गया है, तो आप वो सब करिए. तो men already have all the rights in the country and they should assert them. However, the slightest misuse of the right, because obviously जो आप जिस रिपोर्ट की, मैं भी जिस रिपोर्ट की बात कर रही हूँ कि 58% जो डेटा है या 48% जो डेटा है वो फॉल्स होता है। आपको पता है उनको फॉल्स इस बेसिस पे किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द FIRs are withdrawn. We have no record those why those FIRs are withdrawn. सेक्सुअल ऑफेंसेस के एलिगेशंस लगाए गए वहां पे, लेकिन बाद में वो FIR शायद हो सकता है किसी प्रेशर में विड्रॉ करी गई हो। जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे जो केसेस है वो झूठे हैं। सो आई बिलीव men already have the rights. All we need is good implementation and effective execution of all the laws we already have. And the second topic was social media trial. Yes, I would like to speak upon it, that media trial, media is the fourth pillar. Honorable Supreme Court has repeated this various times, that media is the fourth pillar of the democracy. However, media in these days, we can apparently see that they are not performing their role very well. They are either biased, they are either, showing their allegiance to a particular party, political parties. They are not interested in the real issues and the facts. And most of the, आप देखेंगे तो जितने भी, आप जैसे कि 4-5 पैनलिस्ट बुला के वो लोग एक्सपीरियंस्ड पैनलिस्ट जो होते हैं एक्सपर्टाइज दिखाते हैं अपनी, और प्रिजुडिस की बेसिस पे लोगों को गुमराह किया जाता है। और डेफिनेटली आप जिस चीज को कह रहे हैं, बॉयज लॉकर रूम के अंदर एक 17-year-old kid, because he is not even a major, he is a minor, or because of anything, because of he will be tarnished or bashed on the social media, और उसके पेरेंट्स पे क्या इफेक्ट होगा, उसकी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा, उसकी रेपुटेशन की वजह से, with all those fear he died. Undoubtedly, media has to be very, very responsible to perform its role. हम, जैसे कि हमें पता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 की वजह से हम आज तक दोबारा से प्रेस के ऊपर उस तरह का कंट्रोल नहीं डाल पा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया छीन लिया गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से हम ये नहीं कर रहे, लेकिन मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स पे मीडिया को अपने रोल को समझना पड़ेगा, और जहाँ पे भी नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का सवाल आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल आता है, वहां पर उनको उस तरह की डिटेल्स को नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। टीआरपी का कॉम्पिटिशन नहीं लड़ना चाहिए, बिकॉज मीडिया इज नॉट फॉर टीआरपी, इट इज फॉर द फैक्ट्स एंड टू मेक पीपल अवेयर। आर्टिकल 19(1)(a) का फैसिलिटेट करने के लिए उन्हें काम करना चाहिए। सो आई थिंक मेरे आई विल कंक्लूड इन दिस। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच शिखा जी। तो जैसा कि शिखा जी ने बताया कि आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 21 में, बाकी आर्टिकल्स में भी मेन के पास राइट है, मेन के पास अधिकार हैं। इसी पहले टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए हम नियति जी के पास चलेंगे। नियति जी, आपका इस टॉपिक पे भी हम व्यू लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ डेटा मेरे पास और था। ये था कि रेप लॉज में हम ये मान लेते हैं कि मेल मेंबर जो है वही रेप कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती। ऐसे कुछ हैं इंसिडेंट, क्योंकि आप और हम तो वकील हैं, हम समाज में बहुत अच्छे से हम केसेस लड़ते भी हैं। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट है जहाँ पे महिला भी मतलब एक्ट्रेस है, लेकिन उनका कुछ किया। मूवी भी बनी थी, अनामिका जी जानती होंगी, बॉलीवुड की। तो और दूसरी चीज ये है कि एक जो रेप लॉ में एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो ये है कि यदि किसी महिला और पुरुष ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, उसके बाद एक रिलेशनशिप में आए और किसी वजह से पुरुष शादी नहीं कर पाया, तो ये रेप हो गया। लेकिन यदि वो महिला किसी वजह से शादी नहीं कर पाई तो ये रेप नहीं है। तो ये डिफरेंस क्यों और किस हद तक जायज है? ओवर टू यू मैम। दीपक जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। प्रैक्टिकलिटी में लॉ जब आता है वहां पर हम, शिखा जी ने ऑब्वियसली निटी-ग्रिटी बताई लॉ की, कि हम कहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को, कोई पुरुष को परेशानी है तो वो कहाँ पर अपना रेस्क्यू ढूंढ सकता है। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लॉ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द राइट जितने भी फीमेल को मिले हुए हैं। देयर आर फ्यू प्रोविजंस फॉर मेन, बट वो बहुत अनएक्सप्लोर्ड रह गए हैं और उनका यूज भी नहीं हो पाया है। इस वजह से हमने कई केसेस में देखा है, जब हम सोशल मीडिया ट्रायल्स की भी बात कर रहे हैं, हमने कई केसेस में देखा है कि men are subjected to harassment from social media as well as when they move to court. उनको ऐसा माना जाता है कि they have done something which is set at the back of our mind. अब आप रेप की जैसे आपने बात बताई, तो हम सेक्शन जब 375 पढ़ते हैं तो it reads as a man is set to commit rape. 354A पढ़ते हैं तो a man who commits following act. अब 354B पढ़ते हैं assault to a woman. इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारी चीजें जो भी हैं, all the criminal acts are done with the female only. ऐसा नहीं है। हम कितने केसेस में देख रहे हैं। अब जैसे आप सोशल मीडिया की जब ट्रायल की बात चल ही रही है, क्योंकि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट पॉइंट ये है, आपको ध्यान हो 2-3 साल पहले की बात है, एक जेनपैक में असिस्टेंट वीपी थे स्वरूप राज, and he committed suicide just because 2 female employees accused him for exploitation, for sexual harassment, और उनको सस्पेंड कर दिया गया फ्रॉम हिज ऑफिस। इस सिचुएशन में क्या हुआ, उनका पूरा सोशल मीडिया ट्रायल उनका बाइकआउट हुआ कंपनी से। ही वाज नॉट इवन एबल टू वर्क देयर, और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये मेंशन किया कि चाहे मैं बरी भी हो जाऊं, इवन इफ आई कम विद क्लीन हैंड्स, आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवर फॉर दिस एक्ट, एंड टू प्रूव दैट आई हैव टू कमिट सुसाइड। अब इसमें आता है साइकोलॉजिकल इशू जो हम सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं। लॉ तो ये कहता है अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, बट क्या लॉ जो कहता है वो लोग मान रहे हैं? और इस एस्पेक्ट को देखने के लिए हम जब केसेस की ओर नजर गड़ाते हैं तो हमें ये महसूस भी होता है कि कितने आदमी ऐसे भी रहे हैं, बी इट अ यंगस्टर, बी इट इन देयर यूथ स्टेज और बी इट लेटर, उन लोगों ने अपनी ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं जो कि लाइफ टाइम दे हैव टू पे फॉर दैट। अब आपको रोहतक सिस्टर का केस याद होगा। रोहतक सिस्टर्स ने जस्ट बिकॉज द बॉय सेड कि आप सीट दे दीजिए एक महिला को, वृद्ध महिला को, उन लोगों बहनों ने वीडियो वायरल कर दी कि ये मुझे छेड़खानी कर रहे थे। इंटरेस्टिंग इज 3 साल बाद द मैन वाज एक्विटेड, एंड मोर इंटरेस्टिंग इज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा डिक्लेयर्ड 31,000 ईच फॉर द गर्ल कि तुमने बहुत ब्रेवरी का काम किया है।
इर्रिस्पेक्टिव की जजमेंट आई नहीं थी। तो हम लोगों ने इतना परसेप्शन बना लिया है, वो मीडिया में बैठकर दे वर द फेस एंड देयर वाज अ ट्रेंड कॉल्ड #bravehearts। आप लोग पहले ही जज कर रहे हैं। एंड सिमिलर केस हमने बॉयज लॉकर रूम में भी नोटिस किया कि कैसे चीजें मैनिपुलेट हो गई। और एकदम आई थिंक वी नीड टू बी सेंसिटिव इनफ, और हम सेंसिटिव हैं भी महिलाओं को लेकर, लेकिन इतना भी ना हो जाए कि अंधविश्वास और विश्वास में हमें फर्क ही ना पता लगे। विद ऑल द राइट्स वीमेन हैव, फिर भी वो दे आर सब्जेक्टेड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस, और जस्टिस उनको नहीं मिलता, डिले होता है। ये हम लोग जानते हैं क्योंकि हम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड वी नो हाउ थिंग्स फंक्शंस देयर, और जो भी प्रोसेस रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को सशक्त करने के लिए हम दूसरों के कंधे पे खड़े होकर आगे बढ़े। We are providing liberty, we are providing rights from our law to one section, but that doesn't mean कि हम दूसरे से वो चीज छीन लें। एंड अभी सोसाइटी में यही प्रॉब्लम आ रही है। पॉश एक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, या जितने भी आईपीसी के सेक्शंस हो गए, 125 सीआरपीसी टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस, और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है पेरेंट्स, वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। दैट मीन्स अ मैन हु इज आल्सो फिजिकली handicapped is, with the trial it comes that a magistrate sees the situation, but that is on the good magistrate or the sensitive magistrate who is taking that suo moto itself and considering that situation. But इस situation में अगर ये नहीं हो पाता, then he is also liable to pay maintenance। अगर वो prima facie facts के साथ ऐसा लगता है, interim maintenance बन जाती है। and we have seen maintenance दोनों केसेस में बनती है, डीवी में भी बनती है, और साथ में आप मेंटेन सीआरपीसी में 125 फाइल करेंगे। तो ये तरीके हैं। मे बी I don't know what women intentions are. I strongly support women. I have worked myself in Delhi Women Commission for a particular time period, और मैंने वहां महसूस किया कि काफी केसेस ऐसे भी आए, they were property disputes, family disputes, और उसको female use it as a base to suppress the man or the opposite party, just to prove herself that okay, this is my thing and I can show you what I can do। in situations में हमें ये देखना जरूरी है कि what we are giving to men also, because justice is not unequal, justice has to be equal, and that doesn't means that gender biasness आप किसी और को इक्वालिटी दे रहे हैं बट दूसरों से छीन रहे हैं। आई थिंक दैट इज नॉट जस्टिस। वी हैव कमीशंस फॉर मेन, वी हैव कमीशंस फॉर एनिमल्स, वी हैव कमीशंस फॉर SCs, वी हैव कमीशंस फॉर women। आई डोंट सपोर्ट men commission। coming to that point, I don't support men commission, because commissions are for those who are depressed class or who are suffering, but law provisions needs to be it needs to be reformed from time to time। However, coming to the social media trials, what we have seen is media is being very ruthless। media जो है वो horrible trial करती है। तो हम देखते हैं मीडिया चैनल्स पर एक वायरल वीडियो का सच चलता है, तो उस पर जैसे ही सच का ठप्पा लगता है, हमारे दिमाग में बन जाता है कि ये सच है और ये झूठ है। उसके बाद ना कोई जुडिशरी, ना कोई लॉ, ना कोई सिस्टम, ना कोई डिसीजन, एवरीथिंग कम्स टू स्टेक। जिस व्यक्ति ने मीडिया ने जिस व्यक्ति पर ठप्पा लगा दिया अपना, दैट प्रिवेल्स एंड नथिंग मोर। तो सोशल मीडिया कहाँ तक समझदार है और लोग कितने समझदार हैं। एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग हमने नोटिस की है सोशल मीडिया पे, फॉरवर्डिंग। दे डोंट रीड व्हाट दे आर फॉरवर्डिंग, उनको अपने लिए ठीक लगता है, दे एक्सेप्ट दैट एंड दे फॉरवर्ड इट। तो जो फेक फॉरवर्डिंग मैसेजेस होते हैं और जजमेंट्स क्रिएट की जाती हैं सोशल मीडिया पे, दैट इज आई थिंक वी नीड टू एजुकेट our social media users too। in that case, there should be few amendments in IT Act too। Also, one thing important I would like you all to see, एक केस हुआ था सरबजीत सिंह का 2015 में, और सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ गर्ल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफन कॉलेज की लड़की थी, and she captured the video of this guy and said that he was harassing her and assaulting her। पुलिस ने उसको सीधा जेल में अरेस्ट कर लिया, द पुलिस अरेस्टेड हिम, और अल्टीमेटली बाद में पता क्या लगा, वो केस फेक था।
and he was subjected to huge humiliation. अब इसमें पुलिस का भी रोल आ जाता है कि पुलिस पर कितना प्रेशर सोशल मीडिया ने क्रिएट कर दिया कि आप लोग लड़कियों को या फिर किसी भी जेंडर को ये समझ में आ गया जस्ट कम ऑन सोशल मीडिया, से इट एंड एक्शन होना इजी हो जाएगा. नॉट होगा ही होगा जरूरी, बट इजी हो जाएगा. तो पुलिस पर भी किस तरह का दबाव सोशल मीडिया बनाता है, इसीलिए केस की रियलिटी चेक करे बिना सोशल मीडिया जो जजमेंट्स पास करता है और साथ साथ ही जो हमारे टीवी चैनल्स जजमेंट पास करते हैं और जो वायरल सच की वो परिभाषा बताते हैं, उसको कर्टेल करने के लिए वी रियली नीड लॉज. क्योंकि आप कितना भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करने की कोशिश करें, दिस विल हैपन. मेन विल बी सब्जेक्टेड टू दिस हरासमेंट. तो मेरा इसमें इस फर्स्ट एस्पेक्ट में यही कहना होगा कि वी रियली नीड टू थिंक ऑन व्हाट वी आर फॉरवर्डिंग, व्हाट वी आर टॉकिंग एंड व्हाट वी आर एनालाइजिंग. फैक्ट्स चेक के बिना वी शुड नॉट प्रोसीड. ओके, थैंक यू वेरी मच नीति जी. अब हमारे तीसरे स्पीकर के पास चलते हैं, फर्स्ट टॉपिक के, अनामिका जी के पास. अनामिका जी, जैसा कि नियति जी ने बताया कि मतलब 376, 354 है, 354B की बात की, स्वरूप राज जी के केस की बात की, रोहतक सिस्टर के केस की बात की, सरबजीत के केस की बात की. इसमें एक बॉयज लॉकर रूम में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई थी सामने. एक बात हुई थी, गैंग रेप की बात कर रहे थे बच्चे, और उसके बाद मीडिया ने ये बात पहले फैला दी. उसके बाद मीडिया ही एक नया खुलासा लेके आई कि वो जो गैंग रेप की बात की थी वो किसी लड़की ने फेक आईडी बना के खुद के विषय में बोला था. उसके बाद लड़की ने बोला मैं टेस्ट कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड को. तो इस विषय को आप थोड़ा सा संज्ञान लेते हुए विषय आगे, ये टॉपिक आगे बढ़ाइएगा. उससे पहले नियति जी ने फॉरवर्डिंग की बात की कि हम बिना पढ़े मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं. तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इसको फॉरवर्ड कीजिए. सब लोग जो बात बोल रहे हैं तथ्यों के बेसिस पे बोल रहे हैं. ओवर टू यू अनामिका जी. जी दीपक, पहली बात तो है जैसे कि जो हमारा टॉपिक था कि मीडिया ट्रायल मेनली, उसके बाद मैं आपके इस स्पेसिफिक क्वेश्चन पे भी आऊंगी. तो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मी टू. तो मी टू के बारे में हम उसको या तो बुरा कह देते हैं कि अरे ऐसे ही फैला रहे हैं, या हम उसको अच्छा कह देते हैं और मीडिया ट्रायल स्टार्ट कर देते हैं. पर मी टू से 3 चीजें तो जरूर सामने आती है. पहली चीज है ये कि सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ही प्रिविलेंट है हर क्लास में, हर जगह, चाहे वो अपर लेयर ऑफ सोसाइटी हो, चाहे वो हर तरफ हो. दूसरी चीज कि वुमेन के पास एक प्रॉपर चैनल नहीं है, अगर है भी तो वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाती है, इसलिए वो सोशल मीडिया का भी सहारा लेती है. और तीसरी चीज नेम सेविंग का, उनको लगता है कि ये बहुत ही इंस्टेंट वे है जस्टिस एक्वायर करने का. हम नेम शेम करते हैं और उससे एक तरह से उनको एक सेंस ऑफ जस्टिस ग्रेटिफिकेशन मिलता है. पर इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीसरी चीज जो है इसका, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है कि हम अगर सोशल मीडिया पर कर देते हैं और उससे जैसे इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं या इतना सारी चीजें, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर चैनल है नहीं. जैसे मैं एग्जांपल दूंगी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का. मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वेनर भी हूँ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का. तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म क्रिएट हुआ था कि इंस्टीड ऑफ गोइंग इनटू एनी इनफॉर्मल चैनल, हमारे पास एक फॉर्मल चैनल हो, फॉर्मल प्लेटफॉर्म हो, जहां पर कि हम अपना जो भी वो फेस करती है वो लेकर के आ सके, प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन हो, तब तक वो मैटर कॉन्फिडेंशियल हो, सो दैट कि वो मीडिया ट्रायल में ना आ जाए, सोसाइटी के सबके सामने में सब उसको जज कर रहे हैं, हर कोई जज बन गया है, वो सिनेरियो ना क्रिएट हो. और साथ में अगर कोई गिल्टी है तो उसको उसका मिले सजा, और अगर वो गिल्टी नहीं है तो ये चीज क्लियर हो बिफोर कमिंग इनटू मीडिया ट्रायल. तो मैं ये कह रही हूँ कि जब तक एक प्रॉपर चैनल क्रिएट नहीं होगा तब तक मी टू की चीजें होगी, उसका साइड इफेक्ट भी होगा और बेटर इफेक्ट भी होगा कि विक्टिम जो कि अब तक सप्रेस है वो रिकॉग्नाइज होगा. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट कि गर्ल हैज मेड हर फेक आईडी इटसेल्फ, और उसने अपने वो टेस्ट करना चाहती थी कि बॉयफ्रेंड का क्या व्यू है एंड ऑल. मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही गिना चुना इंसिडेंट होता है ऐसा, जिसमें कि खुद को सब्जेक्ट कर लिया फॉर द पब्लिसिटी और समथिंग, और उससे एक सेंसेशन क्रिएट कर दिया. ऐसे इंसिडेंट बहुत ही कम होते हैं. पर मैं ये कहूंगी कि अगेन अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन दिस टू, कि आप इन्वेस्टिगेट करके देखिए कि किसकी गलती है, क्या उसने ऐसा क्यों किया, क्या यही उसकी सच्चाई है एंड ऑल, और तभी आप इस पे एक प्रॉपर कमेंट कर सकते हैं. लेकिन हम जेनरिक में यही कह सकते हैं
कि हाँ मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल के साइड इफेक्ट भी है, पर कहीं ना कहीं आप अपनी चीजें अगर रखते हैं सोशल मीडिया पे तो आपको, क्योंकि आपको कहीं और जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो आप उसको एक चैनल की तरह क्रिएट करते हैं कि मैं अपनी बात यहाँ रखती हूँ कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है। लाखों करोड़ों लड़कियां आई थी उस समय में जब मीटू स्टार्ट हुआ था कि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई सिर्फ पब्लिसिटी के कारण अपने ऊपर हुए इतनी ज्यादा, क्योंकि बहुत ही मेंटली टॉर्चर चीजें होती है वो उसको लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी थी। बट अगेन बहुत सारे मेल उसके विक्टिम भी हुए, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल नियति ने दिल्ली वाला दिया था, जिसमें कि बाद में पता चलता है 2-3 साल उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे कटती है और फिर उसको पता चलता है, फिर पता चलता है हमें कि वो तो दोषी था ही नहीं। और बहुत सारे लोग एकदम पागलों की तरह उस मैसेज को फॉरवर्ड किए थे, नेमिंग शेमिंग किए थे। तो यहाँ पर सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम जो भी चीजें देखें उसको बस एक तरफा हमारे आंख पे एक पट्टी बंधी हुई है कि नहीं ये तो गलत किया ही होगा, और हम उस पर स्टार्ट कर देते हैं कमेंट करना, उस पर अपने व्यूज रखना शुरू कर देते हैं बिना तथ्य को ढंग से जाने, बिना तथ्य को ढंग से एग्जामिन किए। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत गलत है। तो इट्स ऑल अबाउट इट इज नॉट जस्ट अ लीगल प्रॉब्लम, इट्स अबाउट सोशल प्रॉब्लम टू, इंडिविजुअल प्रॉब्लम टू, कि इंडिविजुअल लेवल पे भी आकर के आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और तभी आप इसमें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ट्रायल से बचने के लिए आपको एक चीज है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल बने, हम सब खुद रिस्पॉन्सिबल बने, साथ में एक मैकेनिज्म क्रिएट हो। डोमेस्टिक ये सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट जो है, तो हम और भी थोड़ा एफिशिएंट बना सकते हैं कि क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमिटी फॉर्म्ड होती है, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट सोशल मीडिया पे आता है तो वो क्या सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है उसका, क्या फैक्ट वेरिफिकेशन कर सकती है, अगर चीजें बहुत सेंसेशनलाइज हो रही है तो क्या उसके पास ये पावर है कि वो उसको कंट्रोल कर सकती है। तो ऐसी चीजों पे लॉ मेकर्स को ध्यान देना, आई थिंक इट विल हेल्प। ओके ओके आप ओके, थैंक यू वेरी मच अनामिका जी। तो अनामिका जी ने जैसा कि थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया कि ये सोशल प्रॉब्लम है, तो हमें इसे सोशल लेवल पे ज्यादा अच्छे से डील करना चाहिए। तो हमने जब अपना पहला एपिसोड किया था तो हमने तब भी ये डिस्कस किया था कि यदि कोई सोशल प्रॉब्लम आती है तो सोसाइटी को उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए अपने से, ना कि किसी का वेट करना चाहिए। कोई मसीहा मसीहे आते होंगे, मैंने नहीं देखे ऑनेस्टली। मुझे लगता है सोसाइटी को खुद से निकालना चाहिए, जैसा कि अनामिका जी ने बहुत ठीक कहा। तो पहले पार्ट को कंक्लूड करते हुए, जैसा कि मैं अपना रोल बहुत लिमिटेड रखता हूँ डेटा देने तक के लिए, बस मैं कुछ डेटा और आप लोगों को बता देता हूँ। तो डेटा यह है कि जो जितने आईपीसी में अरेस्ट होते हैं, टोटल अरेस्ट, उसमें से 6% अरेस्ट 498 ए में होता है। आईपीसी में 511 सेक्शन है, उनमें से एक सेक्शन 498 ए में 6% अरेस्ट है। और 4.5% केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो 498 ए में हुए हैं, विच इज द थर्ड हाईएस्ट आफ्टर थेफ्ट एंड हर्ट। तो अब ये डेटा अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है, मिसयूज होता है कि नहीं होता। हमारे जो स्पीकर थे उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और मैं एक बार बता दूं अपने व्यूवर्स को, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक दो सवाल हमारे पास आ चुके हैं। आपके सवाल हम अपने पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं, यदि मैं जवाब दे पाया तो मैं भी दे दूंगा। आज का हमारा दूसरा जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है द लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजन क्या क्या है, उनमें क्या कमी है, लैक्यूना क्या है, क्या वॉइड है, क्या कमी है जिसका शायद गलत इस्तेमाल या गलत फायदा उठाया जा रहा है, और क्या क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं। अब रिफॉर्म की जब बात होती है तो अब दोबारा से मुझसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा ये कि आपने तीनों फीमेल क्यों रखे हैं। तो जब भी अगर आप अपने हक की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप जीत सकते हैं, वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। यदि मैं महिलाओं के हक की बात करूंगा, बीइंग अ मैन, मुझे लगता है वो बड़ा बहुत आसानी से सुलझ जाएगा मामला। तो ऐसे ही मुझे इस समस्या के लिए भी लगता है यदि महिलाएं ही बोलेंगी तो कन्फ्लिक्ट ही नहीं आएगा सोसाइटी में। तो इस पहले मुद्दे को लेके, सेकंड सब टॉपिक को लेके मैं चलता हूँ नियति जी के पास, क्योंकि नियति जी वकील हैं और वो काफी अच्छे से हमें लीगल प्रोविजंस भी बता सकती हैं। नियति जी, आपके पास आने से पहले मैं 3 फैक्ट बताना चाहता हूँ। 2004 में मलिमत कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें रिकमेंडेशन थी कि 498 को बेलेबल और कंपाउंडेबल बना दिया जाए। मैं नहीं बोल रहा, मलिमत कमेटी रिटायर्ड जस्टिस थे, उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन थी। 2005 में और 2010 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसमें सेम ओपिनियन दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बदल नहीं सकते कानून, इट इज द पार्लियामेंट विच कैन चेंज। 2012 में लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है सेम। तो इतनी सारी रिकमेंडेशन है, और 2014 में तो जजमेंट आ गए सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बोला आप अरेस्ट नहीं करोगे, आप पहले 41 का जो नोटिस है सेक्शन 41 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाओ, उसके बाद नहीं ज्वाइन करता है तब अरेस्ट कीजिए। तो आप प्लीज प्रोसीड कीजिए सब टॉपिक के साथ, इन फैक्ट्स को अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज ओवर टू यू मैम।
दीपक जी, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी। हमारे जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं, ये एक पर्सनल होते हैं, एक प्रोफेशनल और एक अदर लॉज होते हैं। अदर लॉज की हमने बात की, जैसे रेप हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, उसको हम और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। हाउएवर, कमिंग टू द पर्सनल लॉज विच आर बेसिकली फैमिली रिलेटेड मैटर्स, एक बहुत ही मेरे ख्याल से शायद इसने बहुत लड़कियों की जिंदगी सुधार भी दी और एक ऐसा मौका दिया कि आप फ्रंट होकर सोसाइटी में आकर बात कर सकें, वो है 498A। बिफोर मूविंग टू द प्रोविजन कि 498A क्यों बना, वो बेसिकली मैं आपको उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कुछ बात बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने 498A को लीगल टेररिज्म का नाम दिया। I was myself shocked to read the statement कि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि women are liars and file false case by using 498A. I feel really bad by saying this because I myself, being a woman, I propagate women rights, but at times I have seen females who use 498A to satisfy their ego and their anger against husband or उनके family members. So when we go to for the personal matters like domestic violence और 498A अगर provision आता है डाउरी एक्ट का, या डाउरी एक्ट आता है, 498 IPC आता है, और अगर हम डाइवोर्स की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि आप की शादी कितने साल हुई है, 7 साल हो गए हैं, चलिए we'll file a complaint so that there can be an FIR and there will be a pressure on the male irrespective of the fact कि मेल का क्या रोल रहा है अपने रिलेशन में। हर विमेन ये सोचती है कि अगर आई हैव टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिम, मुझे 498 का यूज करना ही है, चाहे 498A का यूज करना ही है, चाहे उसका उपयोग हुआ हो, उसके साथ हरासमेंट हुई हो या नहीं हुई हो। आई एम बीइंग वेरी blunt by saying this. I know female will hate me after this, but this is the reality. हर लड़की 498A का यूज करने की कोशिश करती है, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो। बट आई विल ब्रिंग दिस एंड विल हाईलाइट दिस कि आज भी डाउरी दी जाती है, वो गिफ्ट्स में कन्वर्ट हो गई है, डाउरी सोसाइटी से खत्म नहीं हुई है। तो मैं ये मानकर चलती हूँ कि एवरी फैमिली इन सम वे और द अदर, एवरी फीमेल may suffer dowry harassment, but that doesn't mean that she's must suffering from it. तो 498 एक ऐसा प्रोविजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इसका मिसयूज काफी बार हो रहा है, और जब हम कमीशंस पे भी जाते हैं, चाहे दिल्ली कमीशन फॉर विमेन हो, NCW हो या अदर स्टेट कमीशंस हो, वहां पर ये एक एक्ट ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सिर्फ सर्वे की बात कर रहे थे और सारे आप फैक्ट्स बता रहे थे, तो एक फैक्ट मैं भी बताना चाहूंगी कि 75% केसेस विड्रॉ हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं। एंड एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ सेटल, यू पे द अमाउंट एंड यू आर फ्री। अगर तुम्हें नहीं पे करना, यू फाइट फॉर इट। तो बेसिकली केसेस में ये देखा गया है कि मेल जनरली ये चीज करते हैं जिनको फ्री, मतलब आप डाइवोर्स के लिए मूव होना होता है और दे आर नॉट इनटू, रियली डोंट वांट टू कन्वे द रिलेशनशिप फर्दर, वो ये चीज भी ऑप्ट करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे दीपक जी? एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हमारे व्यूवर ने भी यहाँ डाला, शायद वो भी हमारी तरह वकील हैं, वो कह रहे हैं जी पूरा पैकेज होता है इनका। तो इस कमेंट के साथ थोड़ा ये हास्यास्पद है, लेकिन इस कमेंट के साथ मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वकीलों की भी है। यदि कोई महिला हमें बहुत इंसिस्ट करे 498 डालो डालो डालो, वी शुड से नो, केस बनता ही नहीं है तो क्यों डालो। तो थोड़ा आप इस पे भी प्रकाश डालिएगा। व्यूवर ने बहुत अच्छा कमेंट डाला, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। ओवर टू यू मैम अगेन। दिस इज द रियलिटी, बिकॉज आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीज पता लगती है कि आपको याद हो जाता है। The story is different for every person, but for us the story remains the same. And I think this is the most important thing we need to address कि हमें ये हमारा ये एटीट्यूड ही गलत है कि हम उसको अपनी प्रैक्टिस बना लेते हैं। अच्छा, पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। This is wrong. This package must be rejected.
my always advice to every female whenever a female approaches me, or seriously Deepak ji, I don't give advice to male. I am sounding like a patriarch now right now, but obviously I want to find the lacunas in the law. But my advice to female is कि आप अपने घर में कोशिश करिए, अगर नहीं adjust हो सकते तो tell me the truth. At least I should know the truth, that what are you trying to do, और क्या हुआ है, क्योंकि हमसे भी झूठ बोला जाता है. अगर हमसे ही झूठ नहीं बोलेंगे, अगर हमसे झूठ बोल दिया तो हम क्या हैं, वी आर रिप्रेजेंटेटिव. अगर हमें सच पता होगा तो then we can suggest really nice things, no? और at times ये सिर्फ 498A में ही नहीं है. There are various things. Right now there is a rebel in a female who is earning, and she feels कि I have everything which I want, and why should I be subjugate with anything present in the society? मैं किसी व्यक्ति से क्यों दबूं? और ये एटीट्यूड ने हमारे सोसाइटी में बहुत चीजें बढ़ाई भी हैं. एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वायलेंस जो इंक्रीज हुआ है इस एटीट्यूड से इज सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीमेल. ये आदमियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ग्रांटेड लिया है आज तक, और इस वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं. इक्वल रिस्पेक्ट दोनों की होनी चाहिए सोसाइटी में. दोनों मेल एंड फीमेल बोथ आर पिलर्स. कमिंग टू द लॉ पार्ट, I told about other laws as well. Family, अगर आप personal life में जाएंगे तो I'm sorry to say a male has to directly move to a court. In reality, there is no other provision under which he can get relief, and a very fast relief as that a woman gets. उनको कोर्ट में मूव करना पड़ेगा. एक केस हुआ था, आई कैन जस्ट गिव अ क्विक फैक्ट्स ऑफ दैट, जहां पर एक व्यक्ति को अपनी वाइफ से प्रॉब्लम थी और वो पुलिस में कंप्लेंट करने गया. पुलिस ने कंप्लेंट ली ही नहीं, कहा कि कोई प्रोविजन ही नहीं है, एंड ही कमिटेड सुसाइड. एक दूसरा केस हुआ था जहां पर एक आदमी अपने ही वाज नॉट श्योर दैट द बेबी बिलोंग्स टू हिम. उसने डीएनए टेस्ट करवाया वाइफ को, जैसे ही पता लगा ही फाइल्ड एन एफआईआर अंडर 498A, और उसने सुसाइड कर लिया, एंड ऑब्वियसली द चाइल्ड वाज नॉट हिज. इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द इमीडिएट रिलीफ वी आर प्रोवाइडिंग. ये लड़ाई आदमी औरत की नहीं है. दिस इज नॉट अबाउट द ईगो. It's about injustice done to any individual, and these are his human rights. Another provision I was talking about in a professional life, and as Anamika ji also discussed, was under POSH Act. I think POSH Act is a revolution, and it's very strong act. However, there is an internal complaint committee जो कि ये decide करती है after the decision is done कि the person who is the woman who has filed the complaint, or the person on behalf of the female, is the case false or not. अगर case false होता है तो IC recommend करती है to the employer कि इसके against strict action लिया जाए. But then the interim relief female को मिलता है, exploitation male की होती है, and I think the IC members should be more sensitive enough कि वो क्या डिसीजन लेते हैं और वो केस को किस तरीके से वेरीफाई करते हैं. तो पॉश एक्ट में भी मेल कवर नहीं है, क्योंकि मेल के साथ भी हरासमेंट हो सकती है, एंड ट्रांसजेंडर्स के साथ भी हरासमेंट हो सकती है. और पॉश एक्ट सिंस इट वाज बेस्ड स्पेसिफिकली ऑन विशाखा गाइडलाइंस, तो वो फीमेल ओरिएंटेड है. Also, male can go under code of conduct for the companies, but then they have to rely on company policies, और काफी company policies harassment कवर करने में मेल को कहीं चूक जाती हैं, which I have observed. Irrespective of for POSH, there is a 15,000 penalty if you are not setting ICC, but then obviously there is a problem with mail. Another thing we have discussed about rape and sexual harassment. Also, one of the report in Delhi-based Center Civil Society, it says 18% of Indian adult men are assaulted or raped, and I was shocked to read this report because ऐसा कोई provision ही नहीं है जहाँ पर male complain कर सके. So basically, I think I may be politically incorrect if I am talking about male rights in the society where we only talk of women rights. But I think it is my moral responsibility and everybody's moral responsibility that justice should be delivered to everyone. Justice should be delivered to everyone,
and there is no place for injustice, maybe कि वो बहुत छोटा क्यों ना हो, इसका कोई वजूद नहीं है कि आप ये कह दो कि वो तो इग्नोर होंगे ही. Be a responsible citizen, and myself, I'm an advocate. Shikha ji is, she will be the decision maker. So Anamika ji is also working in this field. So I think we really need to be sensible enough that justice सबको deliver हो, ये हमारा एक vision होना चाहिए हमेशा. ओके, थैंक यू वेरी मच नियति जी. इस सब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हम शिखा जी के पास चलते हैं. शिखा जी, हमारे व्यूवर ने एक सवाल पूछा, नियति जी ने काफी अच्छे से प्रोविजंस बता दिए हमें. हमारे व्यूवर का एक सवाल है कि सेक्शन 375, 376 रेप की जब हम बात करते हैं, तो रेप में एक ये है कि यदि कोई महिला कहती है कि उसके साथ इस पुरुष ने बलात्कार किया है, तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ये है कि एन एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. लेकिन जब महिलाओं के अपराध के मामले आते हैं, तो ये जो लॉ है, नेचुरल प्रिंसिपल जो है, ये उल्टा हो जाता है. ये हो जाता है कि अब एक्यूज प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि उसने ऐसा नहीं किया है, कि देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट. तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस करते हुए बताइए, और मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो मेरा काम है. 2001 में रेप के जो केसेस थे वो थे 16,075, और जो 2012 में बढ़ के 24,423 हो गए. और कमाल की बात यह है कि 2001 में कन्विक्शन रेट था 40.8%, जो 2012 में घट के सिर्फ 24% रह गया. तो इस फैक्ट को भी थोड़ा ध्यान में रख के आप प्लीज बताइएगा. Okay, the very first thing, well, Niyati have said very well whatever she was talking about. I am more supportive of gender neutrality. हम लोगों को जेंडर न्यूट्रलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ जेंडर राइट्स, या फिर हमें विमेन राइट्स, या फिर किसी पे भी. जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि डोमिनेंस इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, आई मस्ट से. जहाँ पे भी अथॉरिटी है, जहाँ पे भी डोमिनेंस है, वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन बनता ही है. Wherever there will be power, there will be authority, there will be exploitation, and that is what we need to be prevented. क्राइम का ना कोई जेंडर होता है, ना ही कोई रेस होती है, और ना ही उसका कोई रिलीजन होता है. क्राइम इन itself is neutral. So very well said by Niyati that injustice should not be tolerated in any means. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ. दूसरा चीज मैं नियति का ही आंसर करना चाहती हूँ. उन्होंने कहा था बहुत सारे केसेस आते हैं कोलैटरल इंटरेस्ट के साथ में, यानी कि लैंड की वजह से किसी ने लैंड को लेने के लिए, या फिर अल्टीरियर मोटिव्स के लिए लोग इस तरह के प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, चाहे वो 498A का हो. इन सब चीजों के अंदर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह के ऑफेंसेस जो हैं, अगर वो होते हैं irrespective of collateral interest, the commission of crime itself is is penalized, and it is important. ठीक है, किसी ने रेप किया, रेप के बाद उसके collateral interest जग गए, इस वजह से वो उसको धमकी दे रहा है, बाद में compromise कर रहा है. The main important the law should focus upon is rape was actually committed, and the commission of rape, बाद में आप उसको settlement कर रहे हो नहीं कर रहे हो, that is not the point of context. The point of context is the crime was committed at the very initial of it. आपका एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि why women should have the edge upon all these offenses. There is very good case of a Raju Paduranga case is there, if somebody wants to refer it. Modesty of a woman was defined. What is modesty of a woman? Because both the sexes, be it like male and female, they both are not similar. They have some differences, and some modesty is being attributed to the women. A female always have a modesty, and you cannot challenge that modesty. That modesty is not to be challenged. It should be respected. It should be dealt in a very dignified manner. In that very means, आप देखिए हम लोग अगर आज फेमिनिज्म को मिसइंटरप्रेट किया जा रहा है बहुत सारे मीन्स के थ्रू पे, लेकिन देखिए हमने एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी प्रोसेस ट्रेस किया है. आज हम इनहेरेंटली इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे. हमारे यहाँ पे आज भी रूरल एरियाज के अंदर विमेन को पता ही नहीं है कि उनके साथ कहाँ पे गलत हो रहा है. दे फील दैट दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द लाइफ वी आर सपोज्ड टू लिव. सो modesty is the thing which is to be attributed to female. A male is supposed to, this is the positive duty, affirmative step which is to be taken by the society, men of the society, to respect the women. इसी वजह से मथुरा रेप केस में क्या हुआ था आप सबको पता, we all are very well aware. मथुरा रेप केस में the tribal women was asked in the prosecution क्या हुआ था आपके साथ, कपड़े कहाँ से फाड़े थे, हाथ कहाँ लगाया था. These all things are very demeaning and they should not be asked in the proper court.
आप किसी भी ट्रायल में, आप कोर्ट में, मीडिया में, किसी भी पब्लिक के सामने इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातों को उसके सामने ना किया जाए, इसी वजह से इस तरह की प्रिजम्पशंस हम लोग रेस करते हैं, ताकि विमेन के ऊपर ये बर्डन ना आए कि उसको कहाँ हाथ लगाया, उसके साथ क्या हुआ। जब उसने जो जो कह दिया, जो जो स्टेटमेंट उसने लिख दिया है, आप उसको सच मानेंगे, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो आएगा वो आएगा मेन के ऊपर, बेसिकली द जो एक्यूजर्स के ऊपर। मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे भी ध्यान खींचना चाहूंगी, दीपक एंड माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारे जितने भी ऑफेंसेस हैं, आप चाहे 354 को पढ़ेंगे, 354 ए बी सी डी सबको पढ़ेंगे, 354 में तो नहीं पढ़ा, बाकी सब में लिखा हुआ है एनी मैन हुएवर, मतलब 354 इज डीलिंग विद हुएवर, बाकी डिस्ट्रोबिंग के लिए, वॉयरिज्म के लिए, स्टॉकिंग के लिए, रेप के लिए, एसेंशियली सबके अंदर हमारी जो बात हुई है वो होती है कि इट इज एनी मैन, द प्रिपरेटर इज chosen by the legislature. Perpetrator will always be men. We know Priya Patel versus State of MP, जहाँ पे बोला था कि women can never have an intention to rape a man, rape a woman. But I partly disagree upon that fact, because rape in itself is not just satisfaction of lust. It is also some kind of I must say demeaning impact, insult the women to show her place, which अगर हम बोले तो उसकी इज्जत, उसको उसकी औकात दिखाने के लिए ज्यादातर सेक्सुअल ऑफेंसेस किए जाते हैं, आप किसी भी हालत में देखिए। और सेक्सुअल असॉल्ट जब विमेन करती है मेन के ऊपर, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, देयर आर few laws in अमेरिका, यूएसए के अंदर आपको मिलेंगे, वहां पर मेल कैन ऑल्सो क्लेम दैट दे आर बीइंग रेप्ड, और उस तरह के लॉ वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के टाइम पे जहाँ पे जेंडर फ्लूइडिटी का कंसेप्ट चलता है, यहाँ पे कोई भी मतलब लाइक एक आदमी होकर भी दे कैन बी सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू ए मेन, women can be sexually attracted towards a women. I think we definitely call out for, and we should vouch for gender neutral legislation right now. दूसरा क्योंकि हम इस पे बात कर रहे थे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर कि किस तरीके से विमेन अपने राइट को असर्ट कर सकते हैं, लीगल फ्रेमवर्क में कहाँ लेके आना है। लीगल फ्रेमवर्क में पहला तो मैं आपको बोलती हूँ कि अब आर्टिकल 14 क्लॉज 6 ऑफ आइस, वो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आप उसका पढ़ के देखेंगे और उसके कंटेक्स्ट के वो बहुत सिमिलर है हमारे सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी के अंदर। वो दोनों ही बात करते हैं कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जब भी होता है तो मैन हैज एन राइट कि वो उसका एक इम्पैक्ट, मतलब उसको एक तरह से अपने आप को क्लीन चिट ले सके, बिकॉज वो उसको प्रोसिक्यूट कर सके जिसने भी उस इनोसेंट इंसान को मतलब पूरे ट्रायल के थ्रू प्रोसिक्यूट किया। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके ऊपर चाहे रेप का ऑफेंस लगे, चाहे मर्डर का चार्ज लगे, इफ द वन इज इनोसेंट ही हैज टू गो थ्रू द ट्रॉमा। वो ट्रॉमा के थ्रू जाता ही जाता है, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लग गया या उसके ऊपर रेप का चार्ज लग गया। सो आई थिंक आई विल कीप ऑल दोस काइंड ऑफ ट्रॉमास ऑन इक्वल फुटिंग, definitely, because these are heinous crimes, these are grave crimes. And I think इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने रेफर किया था, बबलू चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर। इसके द्वारा उन लोगों ने डिमांड किया था कि ये जो हमारे पास प्रोसिक्यूशन के जो इफेक्टिव जो हमारे पास एक तरह से सैंक्शंस हैं या फिर जो भी हम डिटरेंस इफेक्ट देना चाहते हैं, दे आर इनइफेक्टिव। तो उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसका नाम था रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन एंड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस लीगल रेमेडी। इसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें सबसे पहले तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के डेफिनेशन को बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। जैसे कि नियति जी भी कह रही है, अनामिका जी ने भी कहा था कि हमारे पास फेक केसेस आते हैं, डेफिनेटली सोशल मीडिया हमें हेल्प करता है, जैसे हैशटैग मीटू में हेल्प करता है, पर वो फेक केसेस हैं उनको आप कैसे रोकेंगे? आप उसे डिटरेंट इफेक्ट से रोकेंगे। आप कंप्लीटली किसी भी तरह के लॉ को एबॉलिश करके या उन्हें खत्म करके, क्योंकि वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं सोसाइटी में। SC/ST एक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गांव देहात के अंदर लोग उसका मिसयूज नहीं करते या फिर अर्बन सोसाइटी में लोग उसका मिसयूज नहीं करते। SC/ST एक्ट का मिसयूज होता है। जितने भी लॉज जो एक वनरेबल क्लास को अपलिफ्ट के लिए किए जाता है, वो सब के सब इस तरह के कुछ ना कुछ लूप्स एंड होल्स के साथ में आते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें इस तरह की एक्टिविटीज ना हो, उसके लिए कुछ डिटरेंट इम्पैक्ट लाना चाहिए। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के जो 1000 रुपए का फाइन है, इस तरह के जो है आप देखेंगे 358 के अंदर ग्राउंडलेस अरेस्ट के ऊपर 1000 रुपए का फाइन है, और अगर वो 1000 रुपए का फाइन नहीं लिया जाता तो उसके लिए 30 डेज का इम्प्रिजनमेंट है डिफॉल्ट के अंदर। और अगर आप 211 की बात करते हैं तो हाँ, उसके अंदर जरूर है कि अगर आप प्रूफ कर दें
कि आपका जो प्रोसिक्यूशन था वो गलत था, तो उस केस में अगर आपका जो चार्जेस आप पे थे वो डेथ के थे, या फिर मतलब वो आपको डेथ का ग्राउंड देते या फिर 7 years से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट देते, तो इक्वल पनिशमेंट इज देयर। अनफॉर्चुनेट इज दिस कि हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जो है, पुलिस जो है वो करप्ट है। और पुलिस के अंदर मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्टाफ ऑन द ग्राउंड लेवल, आई एम ब्लेमिंग द स्टाफ जिनको इतना फंड आता है कि वो ग्राउंड लेवल की पुलिस को दें। लेकिन वो ग्राउंड लेवल, आप मैडम, आप नियति जी, आप तो डेली डे प्रैक्टिस करती हैं, आपको पता होगा कि पुलिस ज्यादातर पैसा जो है वो अपने उनसे निकालती है जिनका वो एग्जामिनेशन करने जाती है, जिनके क्लाइंट्स होते हैं, बेसिकली विक्टिम्स के थ्रू या जो एक्यूज पार्टी है उसके थ्रू अपना पैसा लेती है। एंड दिस इज वेरी वेरी प्रिविलेंट थिंग विच इज गोइंग ऑन। तो करप्शन इज वन ऑफ द कॉज कि क्यों हमारे साथ ये सारी चीजें हो रही है। इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाता तो ना तो गिल्ट सही प्रूफ होता है कई बार, ना ही कन्विक्शन सही हो पाता है। कई बार इनोसेंट कन्विक्ट हो जाता है, कई बार जो कन्विक्ट होना चाहिए वो एक्विट हो जाता है। तो इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन नहीं है हमारे पास। एक छोटा सा चीज मैं ऐड यहाँ पे करूंगी, वेलफेयर ऑफिसर का कंसेप्ट। जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट एक वर्क प्लेसेस होते हैं, प्राइवेट कंपनीज में, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे गूगल है, एप्पल है, या फिर इंडिया के अंदर भी ह्यूमन रिसोर्सेज का एक डिपार्टमेंट होता है। whenever a lady comes to the house as in like to the industry, the company, to the workplace, she should be assured of some comfortable environment, and she should be assured with a person who can actually take a recourse whenever she is being violated in any sense, in the terms of comments or in the terms of unrequired physical touching or everything. तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हमारे यहाँ होना चाहिए, वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, और उसकी पावर्स कंपनी के हेड से ज्यादा, या तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि वो कंपनी के हेड तक को प्रोसिक्यूट कर सके। हमारे पास इस तरह की कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। और उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैडम ने भी कहा, नियति जी ने कहा कि एडवोकेट्स, और दीपक जी आप भी कह रहे थे कि एडवोकेट्स को ही मना कर देना चाहिए कि सेक्शन 498A नहीं लगेगा। तो आप लोग एथिक्स पे काम करेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क आउट दैट वे। आप लोग अपने मॉरल एंड एथिक्स को पैसे से ज्यादा रखिए, और डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। इट्स अ होल दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी द होल सोसाइटी। One more is the misinterpretation of feminism. I'm very, very much concerned about the misinterpretation of feminism. दीपक जी, आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, फॉल्स प्रोमिसेस के ऊपर रेप चार्जेस लगाने वाला, देयर इज दिस केस ऑफ दीपक गुलाटी। इफ यू नो दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, आई मस्ट से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस केस के अंदर भी यही हुआ था। कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्स प्रॉमिस एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। इफ ए मैन promise someone and with all its intention to marry some lady and then makes some kind of intimacy, physical intimacy afterwards with the consent of the lady, then it is not a breach, or that is a breach of promise. False promises that the man already knew, like a married man approaches. इसके ऊपर भी एक छत्तीसगढ़, ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, मैं नाम भूल रही हूँ। उस केस के अंदर ये हुआ था कि मतलब अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड मैन है, वी नो बाइगेमी इज एन ऑफेंस, मैरिड मैन अगर किसी को प्रॉमिस करता है कि आई विल मैरी यू, तो डेफिनेटली इट्स अ फॉल्स प्रॉमिस पर से। तो इस तरह के डिफरेंसेस आर टू बी सीन। और आई थिंक दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी प्रोग्रेशन हमने आज तक लिया है, हम इवॉल्व करते हुए आए, हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनते हुए आ रहे हैं, हमें उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फेमिनिज्म है, उसको हमें खत्म करना है। जिस तरह से जस्ट बिकॉज वुमेन इज इन्वॉल्व, यहाँ पे रिवेंज नहीं लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दीपक जी, कि feminism is not about taking revenge, it's about equality, it is striving for equality, we need to be equal, we don't want to suppress men, it is not a competition to win from something, तो हम किसी से जीतना नहीं चाहते हैं। तो this is very important, it's just like कि men is already one and women को आप upliftment देके या vulnerable class को आप upliftment देके one करते हो। अगर men के लिए right हो जाएंगे तो men will be two and women will be one, then again you will chase it down. तो it's better कि men के लिए अलग से rights नहीं आने चाहिए। However, there should be deterrent effects to be made so that women or any class, for that matter, cannot do injustice to the innocent people. Thank you, Deepak. Thank you very much, Shikha ji. It is quite visible. Shikha ji बिल्कुल चाहती मैन के लिए राइट आए, तो she is consistent on that, but it is okay. That is her view. तो मैं अब इस सब टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए अनामिका जी के पास चलता हूँ। अनामिका जी, हमने रेप लॉज की बात कर ली, 498A की बात की, पोश की बात की, और
काफी और जो है अपने रेप लॉज में 113B का प्रोविजन है ही, वो मैं बता चुका हूँ। मैं बात करना चाहता था शादीशुदा मर्दों की, मतलब उस पर बहुत सारे मीम्स भी आते हैं, शादीशुदा पुरुषों की समस्याएं अलग होती हैं। खैर, तो उसमें कुछ दिल्ली हाई कोर्ट की एक सीक्वेंस ऑफ जजमेंट्स है डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड चाइल्ड कस्टडी को लेकर, और मुझसे कुछ पर्सनल मेल पे सवाल भी इस पे बहुत लोगों ने पूछा। एक 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें बोला वुमेन अर्निंग सफिशिएंट इनकम नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, 2008 में। 2010 में दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई, मैन कैन नॉट बी फोर्स्ड टू पे एलिमनी इफ ही इज अनएम्प्लॉयड। 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई जिसमें बोला अ वुमेन हु इज एजुकेटेड एंड कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग हरसेल्फ बट हैज क्विट हर जॉब, तो उनको वॉलंटरीली, तो उनको जो है शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एलिमनी। अब हमारे व्यूवर ने भी एक सवाल पूछा है और मुझे जो मेल में पर्सनल क्वेश्चन आया, व्यूवर का सवाल पहले मैं आपको बता दूं। उनका सवाल ये है कि एक हमें बिहेवियरल चेंज चाहिए सोसाइटी में, और उस चेंज में ये समझना होगा कि जो मैन है उनकी भी बॉडी और उनकी भी फीलिंग जो है वो हर्ट होती है, वो असॉल्ट हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मैन पाषाण का बना है, हम भी इंसान हैं, इमोशंस और 5 तत्वों से बने हैं। तो एक इनका सवाल ये है, और दूसरा सवाल जो मेरे व्यूवर ने पूछा, उन्होंने ये पूछा कि बायसनेस क्यों है, चाहे वो चाइल्ड कस्टडी की बात हो, चाहे वो आपका एलिमनी की बात हो, मेंटेनेंस की बात हो, इसमें बायस क्यों चलता है सिस्टम। ओवर टू यू अनामिका जी। थैंक यू दीपक। सो जैसे कि इसको मैं एक सिंपल सवाल में करना चाहती हूँ कि जैसा कि कहा जाता है कि वुमेन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो मैंने बहुत जगह सुना है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को भी जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि मैरिड मैन पे भी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके साथ भी उनको भी टॉर्चर किया जा सकता है, और शायद वो सोशल स्टिग्मा के कारण उस चीज को बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन मैं इसके बहुत ही अगेंस्ट हूँ इस चीज को बोलने के लिए कि एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल दो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ही जेंडर न्यूट्रल कर दो। अब मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, हमारी सोसाइटी में मान लीजिए किसी वुमेन पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और उसको चाहिए कि वो अपने पति के अगेंस्ट एक्शन ले, लेकिन वो नहीं ले पाती, क्योंकि वो सोचती है अगर मैं पति के एक्शन, एक बार चली गई एक्शन लेने के लिए और मुझे घर से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा, मुझे घर से निकालने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं अगर निकल गई तो मैं रहूंगी कहाँ। बहुत सारी जगह तो माँ बाप भी हेल्प नहीं करते, पेरेंट्स भी बोलते नहीं तेरा ससुराल वहां है तुम वहां रहो, बहुत सारे केसेस में। और हम उन सारी चीजों को लेकर के डोमेस्टिक वायलेंस बनाए, एक्ट बनाए, जिसके अंदर हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाता है कि चलो वुमेन को उस वायलेंस से पहले प्रोटेक्ट करते हैं, उस पर फर्दर वायलेंस नहीं होगा। उसके बाद उसे रेजिस्टेंस ऑर्डर मिलता है कि भाई तुम्हें एक घर मिल रहा है, एक शेल्टर होम मिल रहा है, तुम वहां रहो। अगर बच्चा छोटा है तो कस्टडी ऑर्डर भी इंटरिम रिलीफ में ही मिलता है कि उसको बच्चा मिल जाए। और उसके बाद क्रिमिनल ऑफेंसेस में उसके पति को ट्रायल किया जाता है या चीजें देखी जाती है। कमिंग बैक टू मैन, क्या मैन को भी हर केस में, जो जेनरिक केस है, क्योंकि लॉ हमेशा जेनरिक केस को ही लेके बनता है, तो क्या मैन को भी वुमेन के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए? क्या मैन को भी एक अलग से शेल्टर होम चाहिए? क्या मैन को भी बीच में उसके मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए, केस लड़ने के लिए पैसे चाहिए? क्या बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे चाहिए? ये चीजें हम ऐसे एक नजर में नहीं कह सकते हैं। इसीलिए जो मैन की प्रॉब्लम है वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, कि वो हो सकता है इमोशनली टॉर्चर हो रहा होगा, या बात बात में मतलब उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा होगा, ये सारी चीजें उसकी एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस है ये बहुत मेहनत के बाद आया, 1995 से 2005 तक के कांस्टेंट फाइट के बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, जिसमें कि वुमेन को एक कंप्लीट सेफगार्ड मिला, एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन मिला। अब हम सिमिलर अम्ब्रेला को उठा के दूसरे ओरिजिन में नहीं रख सकते हैं, हमें मैन की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि उनकी क्या प्रॉब्लम। जैसे अब देखिए, जैसे एग्जिस्टिंग किसी मैन के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो जैसे जो नॉर्मल आईपीसी का प्रोविजन है, तो हमारे पास ये भी रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, क्या वो प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है? क्या वुमेन की तरह उसको एक स्पेसिफिक एक्ट के अंदर ही डील होना चाहिए? क्योंकि आईपीसी में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि अगर पत्नी पति को हर्ट करती है तो पति आईपीसी में नहीं जा सकता। अगर पत्नी पति को हर्ट करती है तो उसके पास जैसे क्योंकि डाइवोर्स का क्वेश्चन है कि अगर वो मेंटल क्रुएलिटी कांस्टेंट हो रहा है तो क्या वो डाइवोर्स ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो ये सारी चीजें उस प्रॉब्लम को देख करके बनी हुई है। इसका मतलब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल कर देंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंडली, आपने कहा जैसे मेंटेनेंस में, हाँ, मेंटेनेंस को भी पहले जैसे एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन की तरह मेंटेनेंस को यूज किया जाता है कि अगर पत्नी पति से अलग हो रही है तो पति उसको एलिमनी देगा और वो मेंटेनेंस होगा। लेकिन जुडिशरी काफी इवॉल्व हुई, एज यू इवन पॉइंटेड आउट द सीरीज ऑफ द जजमेंट्स व्हिच दिल्ली हाई कोर्ट हैज गिवन, कि अगर पत्नी सफिशिएंट अर्न कर रही है
अगर वो फाइनेंशियली कैपेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए, तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या पति को पत्नी के थ्रू मेंटेनेंस मिलना चाहिए? तो वो भी डिपेंड करता है केस टू केस। अगर मान लीजिए कि पति पत्नी वो दोनों शादी किए, पति हैंडीकैप्ड हो जाता है, इस रीजन से उनका आगे चल करके डाइवोर्स हो जाता है और अब वो कमाने की स्थिति में नहीं है, तो उस केस के मतलब फैक्ट टू फैक्ट हमें देख करके डिसीजन देना होगा वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस और नॉट। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेल की प्रॉब्लम में मेरा सबसे बड़ा मूड क्वेश्चन ये है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो हमारा आईपीसी का लॉ है, नॉर्मल लॉ, क्या उसके अंदर उनको जस्टिस मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अब मैं इसमें एग्जांपल दूंगी आपको रेप केसेस का। बहुत सारे केसेस में मेल भी रेप विक्टिम होते हैं, और यू कैन से कि सेक्सुअल असॉल्ट मेल का भी होता है। अगर हम डेटा भी ले तो कहा जाता है कि 90% फीमेल सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम होती है, तो यानी 10% मेल भी सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम होता है। वहां मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना आईपीसी सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ एक सेक्शन आता है, सेक्शन 377, जिसके अंदर हम सोडोमी को चार्ज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही अनसिंपैथिक यू कैन से सेक्शन है। उस सेक्शन में कंसेंट की तो बात ही नहीं है। वो सेक्शन कर अगेंस्ट द कोर्स ऑफ द नेचर विच इज इटसेल्फ वेरी वेग, जिस कारण की एलजीबीटी क्यू के अकॉर्डिंग भी उनके रिलेशन को भी उसमें लाया गया कि वो भी अगेंस्ट द कोर्स ऑफ द एक्शन है, नेचर है, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेना चाहिए। नहीं, हमें एक प्रॉपर एक सेंसिटिव सेक्शन चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है सेक्सुअल असॉल्ट का, ये चाहे मेल हो या फीमेल, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो ऐसे में एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए, या फिर आप सेक्शन 377 को अमेंड करें, या फिर नया सेक्शन लाए जो कि एक सेक्सुअल असॉल्ट का सेक्शन होना चाहिए। वो बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, और उसमें मेल्स के भी जो भी पेन है, जो वो व्हाट दे अंडरगो थ्रू, इट शुड बी प्रॉपर्ली एड्रेस्ड, एंड कंसेंट शुड बी अ वेरी जेंडर न्यूट्रल टर्म। मेल का भी कंसेंट उतना ही मायने रखता है। अपनी इंडियन सोसाइटी में ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मैंने जो मतलब कंसेंट की जरूरत ही नहीं है मैन को। ये सारी चीजों को रिमूव करना होगा, एक क्लियर कट डेफिनेशन कंसेंट का होना चाहिए। और इस तरह से हमें आईपीसी में when it comes to sexual assault law, obviously there is huge requirement for the changes, but when it comes to domestic violence, when it comes to domestic law, I think IPC is sufficient। बस उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। यहाँ मैं एक और पॉइंट आउट करना चाहूंगी दीपक, क्योंकि हमने 498A के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। हमने ये भी बात किया है, नियति जी ने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिया है कि उसका कितना मिसयूज होता है। पर नाउ द क्वेश्चन इज, अभी जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकार आयोग वाला जो जजमेंट था, उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर गाइडलाइंस इशू किया था, काफी रिसेंट 2019 का जजमेंट है। उसमें बोला गया, उसमें पुलिस को कुछ नई चीजें करने के लिए नहीं कही गई कि आप अगर कभी भी अरेस्ट करते हो तो सेक्शन 41 जो है सीआरपीसी का, उसको प्रॉपर फॉलो करो। आप देखो, आप अपने आप से ये क्वेश्चन करो, क्या अरेस्ट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है? उसके भी चेकलिस्ट है कि विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या अरेस्ट की जरूरत है, क्या अक्यूज एविडेंस को टेम्पर कर देगा, क्या अक्यूज विटनेस को इन्फ्लुएंस कर देगा, क्या अक्यूज इमीडिएटली हार्म कर सकता है, क्या अक्यूज अगली तारीख में कोर्ट नहीं आएगा। ये सारी चीजें आप देखो, तब आप अरेस्ट करो। पुलिस अगर जाती है और अनाप शनाप अरेस्ट कर लेती है तो हम सेक्शन 498 नहीं हटा सकते। बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया है इस सेक्शन ने फीमेल के लिए। सेकेंडली, उसके बाद कहा गया है कि पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, और वो रिपोर्ट भी ये नहीं कि टिक 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 कर दिए, उस रिपोर्ट में ही वेल रीजन्ड ऑर्डर होगा। वो सारी ऑर्डर को मजिस्ट्रेट देखेगा, फिर वो डिटेंशन या फर्दर डिटेंशन ऑर्डर करेगा उस एक्यूज के अगेंस्ट। तो हमारे पास गाइडलाइंस भी है, हमारे पास मशीनरी भी है, लेकिन प्रॉपर एग्जीक्यूशन जरूरी है। और मुझे लगता है मेल्स राइट प्रोटेक्शन भी तभी हो सकता है जब हमारी मशीनरी अच्छे से काम करेगी। अगर पुलिस अपना आर्टिकल सेक्शन 41 को पूरी तरह से फॉलो करेगी, मजिस्ट्रेट उस पर चेक एंड बैलेंस लगाएगा, स्पेशली मैं जैसे शिखा जी कल ये करने जा रही है, तो वो इस चीज को देखेंगे कि तुमने पुलिस ने ये काम अपना पूरा किया है नहीं। ये इट कैन नॉट बी मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बट इट शुड बी जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तब मुझे लगता है कि शायद 498A भी इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक सेक्शन नहीं रहेगा। बहुत सही इंटेंशन से बनाया गया है, और मैं बहुत वेलकम करती हूँ ऐसे सेक्शन या ऐसे लॉ का। तो यही मेरा अप्रोच है। थैंक यू वेरी मच अनामिका जी। डिस्कशन काफी अच्छा जा रहा है, मुझे बहुत सारे सवाल भी आ गए हैं लोगों के, और मैं माफी के साथ लोगों को कहूंगा मैं सारे सवाल तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने सवाल मैं जवाब दे सकूं यहाँ स्पीकर से ले सकूं उनके जवाब। हम अब थर्ड पार्ट पे अपने चलते हैं, और एक स्पीकर से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, तो 2-2 मिनट में अपने कंक्लूडिंग रिमार्क अगर देखना है तो थर्ड पार्ट है हमारा कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ पेरेंटिंग
जैसा कि स्पीकर्स ने भी कहा, मैं भी स्टार्टिंग में मान रहा हूँ और आप सब भी मानते होंगे, ये जो समस्या है ये एक सामाजिक समस्या ज्यादा है, इसमें एक सोशल एक्शन की ज्यादा आवश्यकता है। तो इसमें एक कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, कैसे एक चेंज लाया जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रोल ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एक पुरुष जो बच्चा है, मेल चाइल्ड की पेरेंटिंग नहीं होती है, मेरे ख्याल से फीमेल चाइल्ड की पेरेंटिंग भी होनी चाहिए। कुछ इंसिडेंट रिसेंट पास्ट में जो हुए वो इस तरफ अंदेशा, इस तरफ इशारा करते हैं। तो इसी पे बात करने के लिए हम शिखा जी के पास चलेंगे। लेकिन शिखा जी, इस बार आप थोड़ा सा, मैं कुछ फैक्ट्स देता हूँ आपको, देखते हैं आपका हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं। सुसाइड की बात कर रहे हैं हम देश में। सुसाइड जो है, मैरिटल स्टेटस देख रहे हैं, शादी का क्या स्टेटस है, और उसके बाद महिला और पुरुष में कितने सुसाइड है ये मैं आपको बताता हूँ। अनमैरिड मेल 17,999 सुसाइड, फीमेल 9,820 सुसाइड, मैरिड मेल 59,749 सुसाइड, फीमेल 27,064 सुसाइड, विडोड मेल 1410 सुसाइड, फीमेल 1304 सुसाइड, और डाइवोर्स्ड मेल 551 सुसाइड और फीमेल 417 सुसाइड। तो इन टोटल अगर हम देखें तो जो मेल है उसके सुसाइड की संख्या है 89,129 और फीमेल के सुसाइड की संख्या है 42,521। तो सुसाइड मुझे लगता है अपने आप में अपराध। तो आजकल इस पे बहुत मेंटल हेल्थ पे इश्यूज आ गए हैं, अटेम्प्ट सुसाइड पे हमने बहुत चेंजेस लिया है। लेकिन सुसाइड आदमी कब करता है आप भी समझ सकते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मेल जब इतने सुसाइड कर रहा है, उसमें भी मैरिड मेल, तो उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? इस लास्ट पार्ट को कवर करें और टाइम का प्लीज मैम ध्यान रखिएगा। ओवर टू यू मैम। श्योर दीपक। दीपक, पहले तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि हृदय परिवर्तन की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि डिटरेंट इम्पैक्ट वाले लॉज लाने की बहुत जरूरत है। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। अगर लोगों को हमने डिस्करेज नहीं करा इस तरह की फॉल्स प्रोसिक्यूशन करने के लिए, तो इट विल बी ऑफ नो यूज। आपने सही कहा, सुसाइड रेट ज्यादा है। मेन ऑलरेडी knows men also made very holds very much responsibility of the society. men's के obligation ज्यादा रहते हैं comparatively एक family के अंदर। women is already like हमें पता है कि women की बहुत सारी responsibilities हैं, but men also do all the things जो कि बाहर you know physical world में जाकर या फिर business के तौर पे, कमाने के तौर पे, वो सबका तरह से बोझ उठाता है। तो मेल सुसाइड रेशियो ज्यादा होते हैं। और अनडाउटेडली आपकी जॉइंट फैमिली होती है, आपके ऊपर पेरेंट्स के बर्डन रहता है। जस्ट बीइंग अ मेल यू हैव सो मच इमोशनल एंड फाइनेंशियल बर्डन और सोशल प्रेशर। सबसे ज्यादा जो सोशल प्रेशर है वो मेल को झेलना पड़ता है अनडाउटेडली। तो इसके ऊपर कोई दो राह नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि इसके अंदर क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पेरेंटिंग रोल क्या है, मैं सबसे पहले कहूँगी सबसे पहले तो है मीडिया शुड बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। मीडिया को बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है। दूसरी चीज है इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन द फैमिली। हमारे साथ इशू ये है, जेंडर जस्टिस के अंदर हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इज नॉट बीन टोल्ड। आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपकी माँ आपकी जो बहू है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो जिसे वो कहते हैं औरत औरत की दुश्मन है, वो भी यहाँ पे है। वन मोर थिंग इज देयर, आपने एक शब्द यूज किया था स्टार्टिंग में, दैट वी ऑल थ्री आर सेल्फ मेड पर्सन। आई वुड लाइक यू टू करेक्ट दिस, दैट वी आर नॉट सेल्फ मेड। आवर पेरेंट्स and especially my father, or somewhere probably mother will also be there, they have actually helped us to become what we are today. कोई भी आदमी, इनफैक्ट मेन इज ऑल, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ असर्टिव फॉर्म में, कि मेन बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं इस सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए। मेन ही पीड़ा उठाते हैं। राजा राम मोहन राय का नाम सुनते हैं आप, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम सुनते हैं आप लोग। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया औरतों को आगे लाने का। ठीक है, तो और आदमियों के बिना, आप ये कहें कि आदमियों के बिना सिर्फ औरतों से जिंदगी दुनिया चल जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से औरतों के बिना आदमियों की दुनिया चल जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो इट इज वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड इक्वली वी शुड बी बैलेंस्ड इन दैट मैनर। दूसरा है कि पेट्रियार्की जो है उसको हम लोगों को कम करना पड़ेगा। पेट्रियार्की जो है, हमें उसको, उसके रोल को समझना पड़ेगा कि पेट्रियार्की, और शायद पेट्रियार्की इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मेल जो सुसाइड रेट है वो ज्यादा है, बिकॉज मेल टेक ऑल द बर्डन ऑन टू देमसेल्व्स। और आदमी सच में, आपने मेम्स भी देखे होंगे इस तरह के, उस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं लोग कि
आदमी बहुत सारे बर्डन्स झेलता है, वो मार भी खाता है तो वो बाहर जाके ये नहीं बता सकता कि वो मार खा रहा है। उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी ट्रॉमा, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के तौर पे हो, चाहे वो किसी भी तरह का, मैंने जैसे कहा कि अथॉरिटी से भी आप अगर बाहर आपको सुनने को मिलता है 4 बातें, आपको बॉस सुनाता है, आप सुन के चुपचाप घर आ जाते हो, फ्रस्ट्रेशन घर पर निकालते हो। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैन इज नॉट अ विक्टिम, मैन इज अ विक्टिम। हाउएवर अगेन आई विल रिपीट दैट मेन का प्रॉब्लम बहुत डिफरेंट है। they are supposed to be done by the means of different means. लीगली उनके लिए इस तरह के लॉज लाने चाहिए जो उनको सपोर्ट करें, और जो लॉ एग्जिस्ट करते हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन को, उनके मिसयूज के ऊपर रोक सके। जैसे कि मैंने कहा, डिटरेंट इफेक्ट होना चाहिए, मलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। सो आई विल कंक्लूड विद दैट पेरेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। लड़कों को भी बताना समझाना चाहिए कि सिर्फ घर के अंदर काम करना जो होता है वो लड़कियों का काम नहीं होता, आपको इक्वली उसमें हाथ बटाना चाहिए। आपके बाहर जितने भी लोग हैं उनकी किस तरह से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो पेरेंटिंग plays in a very important role to actually make a man what it is. And man is not just that who can oppress a woman. Man, you also know, Deepak, right? We know, or as a faculty, we all are हम सब एक लॉयर्स हैं और हमको पता है कि आदमी आदमी तभी है जब वो औरत की इज्जत कर सके। तो we should give this notion to everyone. And also men plays very vital and important role in the struggle of women. And the feminism can only be propagated by the means of men only. So men is not lapsed behind. उसको पीछे नहीं करना, उसको oppress नहीं करना, उनको साथ में चलना है। उनके बिना women आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। That's very important. Thank you. थैंक यू वेरी मच चिका जी। इस लास्ट ओपिनियन हम अनामिका जी की लेने के लिए अनामिका जी के पास चलते हैं एक बार। अनामिका जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो। हाँ, तो हेलो अनामिका जी। अनामिका जी के साथ मुझे लगता है कोई हमारा नेटवर्क इशू है उनके पार्ट पे। अनामिका जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, there is some issue. Hello, Anamika ji, can you hear me? Hi, yeah, I can hear you. Sorry, due to connectivity. Yeah. कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, लोग इंटरनेट ही ज्यादातर चला रहे हैं, व्यूवर्स भी बहुत हैं, बहुत लोड है इंटरनेट पे। तो हमारे एक व्यूवर ने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात की और आपने कुछ अच्छे मुद्दे उठाए, मुझे तो पर्सनली ठीक लगे, लेकिन हमारा जो व्यूवर है उनका ये कहना है कि इट इज नॉट अबाउट मेकिंग द लॉ न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल, बट इट इज अबाउट कि जो रोल है क्रिमिनलिटी का जो असाइन किया गया है। होता क्या है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, एक महिला अपनी सास को भी फंसा देती है, मतलब पति के घर में जितने लोग हैं जो जेल जा सकते हैं वो सब जाते हैं। तो इसमें एक ये चीज भी देखनी पड़ेगी, विक्टिम को विक्टिम की नजर से देखा जाए, वहां पे भी बायसनेस ना हो। आप समझ सकते हैं, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना है, एट द एंड जेल कौन जा रहा है? महिला ही जा रही है। तो इस पे आपका क्या व्यू होगा आपके कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ? मैम, ओवर टू यू। अगर मैं सवाल को सही से समझ सकी तो आपका कहने का मतलब है, जैसे अगर एक, जैसे सास को या ननद को विदाउट प्रॉपर बेसिस वो फंसा देती है, सबको केसेस में ले आती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए प्रोविजन, राइट? हाँ दीपक। हाँ जी, हाँ जी जी। तो मुझे, हाँ, तो मुझे अगेन यही लगता है कि अगर जैसे केस कर देने का या फिर अरेस्ट हो जाने का जो जो सिस्टम है वो अगेन फिर मशीनरी पर ही फॉल करता है कि आपने भले ही नाम दे दिया सबका, लेकिन क्या हर किसी को अरेस्ट करना चाहिए? लेकिन अगर सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी फॉलो होगा तो सब अरेस्ट नहीं होंगे, सिर्फ वही अरेस्ट होंगे जो उस मापदंड पे खड़े उतरेंगे। कमिंग बैक टू कि अगर अगर ऐसा होता है, अगर कोई जानबूझ करके ऐसा करता है, तो अगेन मैं शिखा जी की कोट करना चाहूंगी कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है अपने यहाँ, उसको एक स्ट्रॉन्ग लॉ के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। अभी भी वो जैसे वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की ही बात है, जबकि अगर हम जो इंडिया सिग्नेटरी भी है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ, उसके अकॉर्डिंग इसके लिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए भी एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, इसके डेफिनेशन को वाइडन करना चाहिए, और उसके अंदर अगर किसी ने किसी को फंसा दिया है तो सिर्फ एक पीनल लाइबिलिटी, उसके सिर्फ एक डैमेज की लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, पीनल लाइबिलिटी भी होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम उन अनामिका जी की आवाज दोबारा से कट गई, सॉरी।
अब फाइनल कमेंट लेने के लिए आधी बात छूट गया अनामिका जी की, हम नियति जी के पास चलते हैं। नियति जी, अगर आप अनामिका जी की बात में कुछ ऐड करना चाहें, लेकिन आपके लिए मेरे पास 2 सवाल थे अलग, क्योंकि आप वकालत करते हैं, प्रैक्टिस में हैं, तो हम लोगों का अनुभव प्रैक्टिकल ना थोड़ा सा हमारा दिमाग ऐसे भी घूम जाता है सिचुएशंस देख के। तो एक सवाल हमारे व्यूअर ने पूछा है, उसका मैं थोड़ा सा जवाब ऐड कर दूंगा, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं गलत हूं तो। उन्होंने कहा जॉइंट प्रॉपर्टी की बात की है, मेल की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है अपनी माता पिता के साथ। तो जहां तक मैं जानता हूं, अपने व्यूअर को मैं बता दूं, जॉइंट प्रॉपर्टी में अगर एलिमनी की बात है तो अ विमेन, अ वाइफ कैन क्लेम टू कोर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर एलिमनी उसको चाहिए तो जॉइंट प्रॉपर्टी में कोर्ट कैन ऑर्डर। तो पहला सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल 211 की हम बात कर रहे हैं, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की। तो मेरी जितनी समझ है, हमने जितना प्रैक्टिस किया है, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या होता है, एक चीज है झूठ बोलना कोर्ट में, और एक चीज है सच को साबित ना कर पाना। तो ज्यादातर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस में होता यह है कि अगर किसी मेल ने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डाला तो सबसे बड़ा डिफेंस तो यह है, साहब मैंने बोला था सच, लेकिन आपके जो पीपी साहब हैं वो साबित नहीं कर पाए। इसका ये मतलब नहीं है मैं सच साबित नहीं कर पाई तो मैं झूठी हूँ। झूठ को साबित करने के लिए आपको, क्योंकि केस बहुत लंबा चलता है, तब तक एविडेंस खत्म हो ही जाती है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? अनामिका जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा लास्ट कमेंट लेने के लिए। नियति जी जवाब दे रही है, ओवर टू यू नियति जी। या तो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन की जब हमने बात की, दीपक जी, जब हम कोर्ट में आते हैं और इस चीज पर क्वेश्चनिंग उठता है मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का, कैन यू जस्ट होल्ड अ बिट, माय फोन बैटरी इज रनिंग, जस्ट अ सेकंड। ओके। सो सॉरी। इट्स ओके, फोन के हमारे जब भी खत्म हो। मिलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात आती है दीपक जी, हाँ जी। या सो थिंग इज दैट कि जब आप कोर्ट में प्रोसेस करते हैं और बहुत टाइम लग जाता है चीजों को सही गलत जज करने में, तो एट टाइम्स जजेस आल्सो फाइंड्स इट्स, यार we can hear you ma'am, go ahead. हेलो। आज मुझे लगता है क्लोजिंग रिमार्क के लिए दिस इज नॉट अ गुड डे। अनामिका जी के पास ही वापस चलते हैं, नियति जी कनेक्ट करेंगे वापस। अनामिका जी, हाँ जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। आज थोड़ा सा मुझे लगता है दिन अच्छा नहीं है हमारे क्लोजिंग के लिए। हाँ हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि लॉ का जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है डोमेस्टिक वायलेंस का, हम उसको बिना डाइल्यूट किए हुए भी अपने अदर मशीनरी जो है, चाहे वो अरेस्ट का मशीनरी है, चाहे वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का मशीनरी है, हम उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि जनरली हमें ये चीज देखना होगा कि अगर कोई झूठा मुकदमा दायर हो रहा है तो सिर्फ हम उसको घटाने के लिए जो एक्चुअल में विक्टिम है और उनको जो प्लेटफॉर्म मिला है अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने का, या राइट एक्सरसाइज तो दूर की बात, ऐसे केसेस में खुद को प्रोटेक्ट करने का, तो हम, मुझे लगता है वो प्लेटफॉर्म को डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड हम ऐसे अदर प्लेटफॉर्म को क्रिएट करें जो कि ऑलरेडी क्रिएट, उसको स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि ऐसे झूठे मुकदमे कम हो सके, जिससे अरेस्ट करते समय पुलिस अपनी वो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर सके। तो ऐसे केसेस में हम जो विक्टिम है उन्हें भी बचा सकते हैं, एज वेल एज झूठे मुकदमे को भी कम कर सकते हैं, धीरे धीरे रोक सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच अनामिका जी। नियति जी आप हमारे साथ, अच्छा नियति जी जस्ट डिस्कनेक्ट हो गई हैं, मुझे लगता है मुझे अपना क्लोजिंग रिमार्क देना पड़ेगा अभी इसी वक्त। तो नियति जी आगे एक बार उनका व्यू ले लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आई डोंट वांट टू लीव एनीबॉडी एनी ओपिनियन लेफ्ट। नियति जी, आप ओवर टू यू, हम आपको सुन सकते हैं, आप जल्दी से अपनी बात बता दें। तो मेरा, आई एम सो सॉरी फॉर माय कनेक्शन एंड माय बैटरी इशू, बट मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही रहेगा दीपक जी, irrespective of whatever prevailing law we have, शिखा जी की और अनामिका जी की बात को ही मैं आगे ले जाना चाहूंगी, दैट वी नीड टू गो टू आवर रूट्स, जहाँ पर आदमी और औरतों को दोनों को बराबरी का हक दिया जाता था और माना जाता था, कोई किसी को देता नहीं था। एंड वी हैड अ फिलॉसफी ऑफ यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, and irrespective of all the feminism, liberalism and all sorts of ism, we really need we need to know what is Hinduism and what is our Hindu philosophy, because that is so important to bring equality and reduce violence in the society.
जो लॉकडाउन की भी कंडीशन रही है, इसने वायलेंस को इंक्रीज किया फीमेल्स के अगेंस्ट, हमने मेल्स के अगेंस्ट वो वायलेंस नहीं देखा। सो इन दैट सिचुएशन, और देखा भी होगा तो इट कैन बी ऑन द नंबर्स, in this situation we really need to think on the way कि डेवलपमेंट जो भी आएगी लॉ में वो ग्रेजुअली आनी भी चाहिए, एंड रियली मेन आर सफरिंग, बट इन दैट केस ऑल्सो ये नहीं होना चाहिए कि जेंडर न्यूट्रल लॉज बने. Both have both the gender have their perspective, both are pillars of society, and they both constitute families together, not independently. Not even a woman can form a family, not even a man can form a family. Therefore we really need to think and we need to analyze that society की responsibility यही आती है कि we are aware that both pillars work together. एक को भी हटा दोगे नींव टूट जाएगी. So in that case, be it in the family, be it in the society, we really need both laws for both. Exploitation दोनों के साथ होती है, प्रॉब्लम दोनों के साथ होती है, और लॉज को भी उसमें हमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है. So my concluding remark is this, and I hope I didn't sound too much patriarch. नहीं, it's okay. Okay. So thank you very much. अब हमने सबकी क्लोजिंग रिमार्क ले ली, थोड़ी सी मैं भी दे देता हूँ. तो जैसा कि नियति जी ने हमें एग्जाम्पल दिया, एक मैं भी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हमारे महाभारत जब हम पढ़ते थे, हम सुनते थे महाभारत की कहानी, तो बार्बरिक एक उसमें कैरेक्टर था. बार्बरिक को माता ने ही शक्ति दी थी. शक्ति ने, मतलब हम माता को शक्ति मानते हैं, उन्होंने उनको एक ताकत दी थी कि वो चाहते तो युद्ध बहुत जल्दी खत्म कर सकते थे. तो लेकिन उस शक्ति के साथ, एक हमने स्पाइडरमैन में भी ये कहानी सुनी है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन उस शक्ति के साथ बार्बरिक को एक कंडीशन ये थी कि उन्हें हमेशा कमजोर का साथ देना है. तो सिमिलरली जो आज का डिस्कशन है, ये डिस्कशन सिर्फ मेरे मायने में हमारा लेक्स वॉक पे करवाने का मकसद यही था कि एक सोसाइटी में डिस्कोर्स आए. इस डिस्कशन से, जैसा कि शिखा जी ने भी बोला, अनामिका जी ने भी कुछ उस विषय में बताया, नियति जी ने भी बताया, कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है मेंस को राइट मिले. कहीं ना कहीं मैं और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन या समाज के जो ज्यादातर पुरुष हैं चाहते हैं कि महिलाओं के जो हक हैं वो बचें, और वो बचे तब रहेंगे जब उनका मिसयूज नहीं होगा. नहीं तो आज से कुछ साल बाद आज की जो महिलाएं उसका मिसयूज कर रही हैं, तो ये जो पावर्स हैं, ये जो अधिकार हैं, ये डाइल्यूट हो जाएंगे. तो इसी चीज को, इसी पॉइंट पे मैं कंट्रीब्यूट करते हुए आप सब दर्शकों का धन्यवाद देता हूँ. आप सब लोगों ने हमें हमारे साथ समय बिताया, हमें सुना. और यदि आप लोगों को लगता है हम किसी और विषय पे लेक्स वॉक टॉक लेके आए, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, लेक्स वॉक पे लिख सकते हैं. नहीं तो आप मुझे पर्सनली भी विद दीपक जोशी हैंडल पे मैं अवेलेबल हूँ सब जगहों में, आप मुझे भी लिख सकते हैं. तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अपने सारे स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. आपने अपना इतना कीमती समय निकाला. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.